वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री टू एमसीक्यू में हम स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं। टुडे इज सैटरडे और आज हमारा रिवीजन लेक्चर हम करने जा रहे हैं। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड इंडियन हिस्ट्री। मेरे कुछ और कोर्सेज भी जो है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द PL लाइव कोड। माय मॉक टेस्ट सीरीज कोर्स एंड क्रैश कोर्स ऑन एथिक्स विल बी देयर वेरी सून ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मार्किंग स्कीम पे चलेंगे अभी। सो दिस इज अ मार्किंग स्कीम। सो इफ यू are scoring somewhere between 8 to 10 then your performance is excellent. अगर 8 से 10 MCQ अगर आपके correct हैं then it's an excellent performance. Similarly if you are able to crack 6 to 7 MCQs correct then it's a good performance. 6 से 7 MCQs अगर आपके सही होते हैं तो it's a good performance. आपके ऊपर की जो दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर अगर आप consistent basis पे परफॉर्म करते हैं then definitely you will be able to clear the prelims. और अगर सब सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आप स्कोर करते हैं then of course it is a good sign कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं, द थर्ड ब्रैकेट इज द डेंजर जोन। अगर 4 से 5 MCQ आपके करेक्ट हैं तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज प्रीलिम्स के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मेंस आप लिखने जा रहे हैं या नहीं। देन देयरफॉर यहाँ पे बिल्कुल मत फॉल करिएगा। लास्ट ब्रैकेट लेस देन 4 MCQ अगर आपके करेक्ट है, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर 1 more year टू अपीयर इन द प्रीलिम्स। तो लास्ट के दो ब्रैकेट्स में कोशिश करिए कि यहाँ फॉल मत करिए। अगर आता भी है आपके मार्क्स यहाँ पे आते हैं तो just put some more efforts and try to fall in the first 2 brackets. So without further ado हम first question पे चलते हैं। Which of the following is not a missile? Missile मैंने आपको मतलब बताया था, ये सिख एम्पायर में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी जिसका मतलब था स्टेट। नाउ इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है, हम इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 12 मिसल हुआ करते थे, राइट। सिख एम्पायर के अंदर 12 किंगडम्स थी, 12 ऐसे स्टेट थे, तो उनके नाम अलग अलग हैं। इनमें से कौन सा वो नहीं है? तो क्या आलू वैली करके एक मिसल था, या भंगी करके था, निशानिया करके था? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिसल नहीं है? तो जो 15 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाता था आज वो नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट्स अ रिवीजन लेक्चर। तो आप इमीडिएटली इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द अबव। व्हाई? बिकॉज तीनों के तीनों ही मिसल है। हम 12 मिसल के नाम एक बार देख लेते हैं। तो आलू वालिया, भंगी, डालेवालिया, फैजलपुरिया, निशानिया, नकई, क्रॉसिंगा, कन्हैया, फुलकिया, रामगढ़िया, सुकर चकिया। अब सुकर चकिया बताइएगा इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड शहीद। तो ये 12 मिसल हैं, रटने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए ताकि आप सिर्फ एग्जाम के अंदर रिकग्नाइज कर पाए। अगर स्टेट एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं तो आपको वहां पे नाम पता होने चाहिए बिकॉज वहां पे काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सुकर चकिया मिसल से कौन थे? जो महाराजा रणजीत सिंह के फादर थे वो भी इसमें थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से ही आते थे। और ये ही एक ऐसी मिसल थी जब पूरी की पूरी सारी मिसल्स जो थी उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था और डाउनफॉल हो रहा था। सुकर चकिया ही एक ऐसी मिसल थी जो कि स्ट्रांगली खड़ी हुई थी। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मिसल इज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज Which of the following statement or statements is or are correct about tribal revolts? Tribal revolts के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? All outsiders were seen as enemy। तो क्या ऐसा था कि सभी आउटसाइडर्स को एनिमी समझा जाता था? या फिर there were certain you can say sections of the society they were not perceived as enemy by tribal people। सोचिएगा इसके बारे में। देन वायलेंस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस परपेट्रेटेड बाय द ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एज वेल एज द ट्रेडर्स। क्या ये सच है? देखेंगे। अ कॉमन कॉज वाज रिसेंटमेंट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। सो एक कॉमन कॉज जो सभी ट्राइबल्स के अंदर था दैट वाज जो फॉरेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी, उन्होंने कुछ ऐसे लॉज इंपोज करे थे। नाउ इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑल आउटसाइडर्स वर सीन एज एनिमी। इनमें आउटसाइडर्स को डीकूस कहा जाता था, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता हो तो। बट नॉट एवरीबडी वॉज कंसिडर्ड एज एनिमी। ट्राइबल लोग कुछ लोगों को अपना फ्रेंड भी मानते थे। फॉर एग्जाम्पल जो वहां पे ग्वालर्स थे, जुलाहस थे, उनको एनिमी नहीं माना जाता था। बट पर्टिकुलरली द मनी लेंडर्स, द ट्रेडर्स जो एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल लोगों को, उनको ही एनिमी माना जाता था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज नॉट एवरीबडी वाज परसीव्ड एज एनिमी। देयर वर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे वर एग्जम्प्टेड, और इन अ वे देयर वर सर्टेन अदर्स हु वर कंसिडर्ड एज एनिमी बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। हम आते हैं अभी अपनी थर्ड स्टेटमेंट पे। अ कॉमन कॉज वाज रिसेंटमेंट, यस, बिकॉज द फॉरेन पॉलिसीज, रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे काफी रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था, इंपोज किया जाता था ट्राइबल लोगों के ऊपर। मोर ओवर देयर कस्टमरी राइट्स वर टेकन अवे बाय ब्रिटिश पीपल। उनके कस्टमरी राइट्स, फॉरेस्ट कलेक्शन राइट्स, ये सभी जो थे किसने ले लिए थे? ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे। फॉरेस्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। तो जो
ट्राइबल लोग अभी तक फूड गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, ये सब चीजें जो थी ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी थी, और जो कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी उनकी प्रैक्टिसेस थी वो भी बंद कर दी थी। इसी वजह से देयर वाज अ रिसेंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन अमंग द ट्राइबल्स अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपए वाज टेकन फ्रॉम टीपू। तो 3 करोड़ रुपए किसे लिए गए, टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए लिए गए। मराठास गॉट द रीजन सराउंडिंग द तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के आसपास का जो रीजन था वो किसने ले लिया, मराठा ने ले लिया। देखिए ये ट्रीटी की बता रहे हैं, श्रीरंगापट्टनम में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को बता रहे हैं कि इसमें से कौन सी सही है। निजाम एक्वायर्ड द एरियाज फ्रॉम कृष्णा टू बेओन पेन्नार। तो जो कृष्णा रिवर से पेन्नार रिवर तक का जो रीजन था वो किसने ले लिया था, निजाम ने ले लिया था। आपको पता होगा कि जब भी लड़ाई होती थी तो यूजुअली मैसूर अकेले ही लड़ता था, कभी मराठा से और निजाम से उनको हेल्प मिलती थी, बट लार्जली मराठास, निजाम और ब्रिटिश एक साथ होकर लड़ते थे। तो इसी वजह से जब ट्रीटी साइन हुई तो जो मैसूर है उनको ब्रिटिश को कुछ देना पड़ेगा, और निजाम को कुछ देना पड़ेगा, और मराठा को कुछ देना पड़ेगा। तो तीनों चीजों में से कौन सी थी, फर्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट ब्रिटिशर्स देयर पॉलिसी वाज दे यूज्ड टू रेज फंड फ्रॉम ब्रिटिश पीपल so that they could wage wars, and eventually once they win the war they used to provide like very hefty returns to all those investors। तो क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों से पैसा रेज करते थे और वॉर जीतने के बाद इस तरीके से करोड़ों रुपए इकट्ठे करते थे हारे हुई पार्टी से, और किसको वापस करते थे, अपने इन्वेस्टर्स को, दैट इज ब्रिटिश पीपल को। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, मराठास गॉट द रीजन सराउंडिंग तुंगभद्रा, ऑफ कोर्स दैट वाज probably was part of the treaty, जो कि मराठास मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया होगा मराठा और ब्रिटिशर्स ने कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हो अगेंस्ट मैसूर, जो तुंगभद्रा का रीजन है वो हम आपको दिलवा देंगे। और यही हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में एक टर्म डाली गई कि जो तुंगभद्रा के आसपास का रीजन है वो मराठास को दे दिया जाएगा। सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने निजाम को कैसे अट्रैक्ट किया होगा, उनको कहा होगा कि आपको कृष्णा और पेन्नार का जो रीजन है वो हम आपको मैसूर से दिलवा देंगे इफ यू सपोर्ट अस एंड इफ वी विन द वॉर। और यही हुआ, जब वॉर यहाँ पे जीती गई उसके बाद जो ये कृष्णा और पेन्नार वाला रीजन था ये निजाम को दे दिया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। और ये जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो साइन करी गई थी, इट वाज एज ए कंक्लूजन ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो तीसरी जो एंग्लो मैसूर वॉर थी उसके बाद ये ट्रीटी साइन करी गई थी, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 50% जो मैसूर की टेरिटरी थी दैट वाज गिवन टू ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो बंगाल के बारे में 3 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मुर्शीद कुली खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो फाउंडर कौन था बंगाल का, मुर्शीद कुली खान हो सकते हैं, देखेंगे। ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन, उनको किसने सक्सीड किया, शुजाउद्दीन ने सक्सीड किया। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, सरफराज खान मेड बंगाल फ्री फ्रॉम मुगल्स बाय पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट। तो जो बंगाल था उसको मुगल से किसने फ्री कराया, सरफराज खान ने फ्री कराया। नाउ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मुर्शीद कुली खान वाज द फाउंडर, यस, यहां पे एक बार देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खान ही वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल, और ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बंगाल रिच। तो बंगाल के अंदर जितने भी रिचनेस थी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, मुर्शीद कुली खान। तो मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब चीजें किसने स्टार्ट करी थी, मुर्शीद कुली खान ने। इनके बेटे थे शुजाउद्दीन, तो ऑफकोर्स ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन। सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट के साथ करेक्ट हो गई। अब आते हैं शुजाउद्दीन के बाद कौन आए, सरफराज खान, एंड सरफराज खान वाज किल्ड बाय द नेक्स्ट पर्सन अलीवर्दी खान। And now this guy, Ali Vardi Khan, who killed Sarfaraz Khan, he was responsible, or you can give him the credit that he made Bengal free from Mughals. तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इट वॉज नॉट सरफराज खान। तो जो बंगाल को मुगल से फ्री कराया था वो सरफराज खान ने नहीं कराया था, रादर अली वर्दी खान ने कराया था, जिसने सरफराज खान को भी मारा था और इवेंचुअली बंगाल को संभाला था। तो पहली 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। So it is which of the following statement is or are correct about first Anglo-Maratha war? तो first Anglo-Maratha war के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, नारायण राव सक्सीडेड माधव राव एज पेशवा। तो सबसे पहले कौन था, माधव राव। देन कौन आए, नारायण राव आए उनके बाद। सेकंड, नारायण राव वाज असैसिनेटेड बाय रघुनाथ राव। तो नारायण राव को किसने असैसिनेट कर दिया, रघुनाथ राव ने। देन बाराभाई मेड एफर्ट टू मेक सवाई माधव राव एज द न्यू पेशवा। तो बाराभाई ने एफर्ट करे थे ताकि सवाई माधवराव को नया पेशवा बनाया जा सके। नाउ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले माधवराव थे, और उनके बाद कौन है, नारायण राव आए। तो पहली स्टेटमेंट जो है
वो हमारी करेक्ट हो जाती है। क्या नारायण राव को असैसिनेट कर दिया था रघुनाथ राव ने? यस, रघुनाथ राव वाज द अंकल ऑफ नारायण राव, और ये खुद पेशवा बनना चाहते थे, इसी वजह से नारायण राव को इन्होंने असैसिनेट कर दिया था। और नारायण राव की जो विडो थी उन्होंने किसको बर्थ दिया? सो सवाई माधवराव। So the widow of Narayan Rao gave birth to a child named Savai Madhavrao. Okay, सवाई का यहाँ मतलब है सवा, 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो माधवराव, that is more than माधवराव. So यहाँ पे 12 भाई, 12 भाई क्या था? एक ग्रुप था, that was the 12 मराठा chiefs जिसको 12 भाई कहते थे, and this group was led by Nana Fadnavis, and this group made an effort that Savai Madhavrao is the true Peshwa and he should take the title, not the Raghunath Rao. सो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। सो फर्स्ट माधवराव केम, देन नारायण राव, नारायण राव वाज किल्ड बाय रघुनाथ राव, एंड फाइनली बाराभाई इंटरवीन दैट रघुनाथ राव शुड नॉट बिकम द पेशवा, रादर इट शुड बी द सन ऑफ नारायण राव। सो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पास जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था ये डिस्कस करेंगे, और किसने पास किया था। तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में था क्या? देखिए, हमारे जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, दे नेवर वांटेड टू क्रॉस द सी, बट टू रेंडर देयर फॉरेन सर्विसेज उनको सी क्रॉस करना पड़ता था। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट दैट दे शुड गो इन बर्मा एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज, बट क्रॉसिंग द सी वाज समथिंग विच देयर रिलीजन डिड नॉट अलाउ। तो क्या होता था, हमारे जो सोल्जर्स थे वो कभी भी सी को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती थी, एज पर द सर्विस कंडीशन उनको सी को क्रॉस करना पड़ता था। बट यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस बिलीफ थे उसके हिसाब से, इफ यू क्रॉस द सी देन इट इज अज्यूम दैट यू लूज योर कास्ट। तो ये मान लिया जाता है कि आपने अपनी कास्ट को खो दिया। इसी वजह से जो हमारे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से सी को क्रॉस किया जाए। सेकेंड, देयर वाज अनदर डिस्करेजमेंट दैट दे वर नॉट गिवन द फॉरेन भत्ता। तो क्या होता था, जो कंपनी के ब्रिटिश या फिर आपका यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको फॉरेन भत्ता मिलता था टू सर्व ऑन द फॉरेन लैंड, बट आवर पीपल द नेटिव सोल्जर्स दे वर नॉट गेटिंग एनी सच भत्ता, एंड देयरफॉर देयर वाज अनदर डिससैटिस्फैक्शन लाइक दिस। तो इसी वजह से जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया गया कि देखिए आपको फॉरेन सर्विसेज को रेंडर करने के लिए जाना पड़ेगा जहां पर भी आपको भेजा जाता है, और ये पास किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Which of the following statement or statements is or are correct about Treaty of Allahabad? Treaty of Allahabad के ऊपर 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट says Treaty of Allahabad was signed between Clive and मीर जाफर। तो क्लाइव और मीर जाफर के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई। सेकंड, it concluded that नवाब would pay 50 लाख to company as indemnity। तो इसमें क्या था, नवाब किसको पैसे पे करेगा? नवाब विल पे इंडेमनिटी ऑफ 50 लाख टू द कंपनी। देन नवाब हैड टू गिव हिज एस्टेट टू बलवंत सिंह। नवाब को अपने एस्टेट किसको देने पड़ेंगे? बलवंत सिंह को देने पड़ेंगे। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। सो द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको याद होगा किस किस के बीच में साइन हुई थी? इट वाज बिटवीन क्लाइव एंड नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दीन के बीच में, शुजाउद्दौला सॉरी के बीच में ट्रीटी साइन करी गई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी जो होती है गलत हो जाती है। सेकंड आते हैं, इट कंक्लूडेड दैट नवाब वुड पे 50 लाख टू कंपनी एज इंडेमनिटी। यस, ये डिसाइड हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नवाब हैड टू गिव हिज एस्टेट टू बलवंत सिंह, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। हम कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एज पर ट्रीटी हुआ क्या था, शुजाउद्दौला जो थे उन्होंने एज पर ट्रीटी कुछ चीजें एग्री करी थी। पहली चीज तो ये थी कि ही विल सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा, कारा करके एक जगह थी, और इलाहाबाद ये किसको देंगे? शाह आलम 2 को सरेंडर कर देंगे। सेकंड चीज थी कि वो कंपनी को 50 लाख रुपीस देंगे, क्योंकि कंपनी को ऐसे कोई एस्टेट तो चाहिए नहीं थी, उनको तो पैसा चाहिए था ताकि उनके पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन रहे। तो ये कंपनी को दिया गया था। थर्ड चीज जो थी, उन्होंने अपनी एस्टेट्स किसको दी थी? एक जमींदार था बनारस का, जमींदार ऑफ बनारस जिसका नाम था बलवंत सिंह, उसको अपनी एस्टेट दी थी। तो यहाँ पे शुजाउद्दौला को नुकसान हुआ, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 3 पार्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ा। एक तो कंपनी को कैश देना पड़ा, ठीक है, इलाहाबाद और कारा जो थे उसके ऊपर उसको भी सरेंडर करना पड़ा। किसको? शाह आलम 2 को। यहाँ पे मुगल्स को भी दिया जा रहा है कुछ, और एस्टेट्स जो थी अपनी वो जमींदार ऑफ बनारस बलवंत सिंह को दिया गया। हो सकता है जमींदार ऑफ जो बनारस थे उन्होंने हेल्प करी होगी ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियली और अदरवाइज। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी,
क्योंकि ट्रीटी जो थी वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में साइन करी गई थी, नवाब ऑफ अवध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इंग्लिश जो लोग थे उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करना अलाउड था बंगाल के अंदर सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोई भी ऐसा उनके ऊपर मतलब ड्यूटीज नहीं लगती थी, कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था वो अलाउड था सभी प्रोडक्ट्स में। सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर नजीमुद्दौला वाज अपॉइंटेड नवाब। तो मीर जाफर के बाद कौन आया? नजीमुद्दौला आया। नाउ इसको डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्या इंग्लिश लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, बट क्या वो सभी प्रोडक्ट्स में कर रहे थे? नो, देयर वाज अ प्रोडक्ट, टेल मी द नेम। क्या ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर 2% की ड्यूटी हमने डिस्कस करी थी? सो इट वाज सोल्ट। सोल्ट के ऊपर 2% की ड्यूटी ब्रिटिशर्स को भी देनी पड़ती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। सेकंड, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर हिज माइनर सन, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं ना, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला ही वॉज अपॉइंटेड एज नवाब, बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो अभी भी नायब सूबेदार के पास थी, हु कुड बी अपॉइंटेड एट डिसमिस बाय इंग्लिश। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। मीर जाफर जब गए तो उनका जो बेटा था, माइनर सन था नजीमुद्दौला, वो आए, और नजीमुद्दौला वो सिर्फ एक तरीके से पपेट रूलर ही कह सकते हैं, माइनर तो वैसे ही था वो। तो सारी पावर किसके पास थी? नायब सूबेदार के पास थी। और ये जो नायब सूबेदार था इसको अपॉइंट करने का राइट, हटाने का राइट ब्रिटिशर्स के पास था। तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे आफ्टर मीर जाफर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हैदर अली मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो हैदर अली की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एक्सीडिंगली मोबाइल मराठास कुड बी कंटेन्ड ओनली बाय स्विफ्ट कैवलरी। तो ये हैदर अली की कोई स्ट्रेटेजी होगी, हो सकती है कि जो मराठास हैं वो काफी मोबाइल थे, मतलब जल्दी से मूव कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह में, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक स्विफ्ट कैवलरी होनी चाहिए। सेकंड, फ्रेंच ट्रेन निजामी आर्मी कुड बी साइलेंस्ड ओनली बाय इफेक्टिव आर्टिलरी एंड दैट द सुपीरियर आर्म्स फ्रॉम द वेस्ट। तो जो निजाम की जो आर्मी थी उनको फ्रेंच लोगों ने ट्रेन किया था, और उसको काउंटर करने के लिए हैदर अली की स्ट्रेटेजी ये थी कि हमारे पास बेटर आर्म्स होने चाहिए जो कि हम भी वेस्ट से एक्वायर करेंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या थी? हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ द फ्रेंच टू सेटअप एन आर्म्स फैक्ट्री इन डिंडीगल। तो उन्होंने, हैदर अली ने कहा कि देखिए आर्म्स तो हमें आगे भी चाहिए होंगे क्योंकि हमारे आसपास ब्रिटिशर्स हैं, हमारे आसपास निजाम है, मराठास हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए लेट्स बिल्ड अ फैक्ट्री एट डिंडीगल। डिंडीगल में एक फैक्ट्री बना लेते हैं, वहां पे आर्म्स को प्रोड्यूस क्या करेंगे। हो सकता है भी सच हो। तो यहाँ पे हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट। मराठास को देखिए, मैंने आपको बताया कि मराठास, निजाम और ब्रिटिश, इन तीनों से ही प्रॉब्लम थी मैसूर को, और ये तीनों ही यूजुअली एक साइड हो जाते थे। कभी कभी मराठास और निजाम हैदर अली की साइड भी लेते थे, मतलब मैसूर की साइड भी लेते थे, लेकिन लार्जली दे यूज्ड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स। तो मराठास को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक स्विफ्ट कैवलरी लेके आएंगे, निजाम के लिए हम वेस्टर्न वेपन्स को, वेस्टर्न आर्म्स को यूज करेंगे, और ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इनसे भी लड़ाई करनी पड़ेगी, एक फैक्ट्री बना देते हैं ताकि हमारे पास आर्म्स की कभी भी कमी ना हो। तो ये स्ट्रेटजी जो हैदर अली की थी लार्जली सक्सेसफुल हुई। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। ये जो डिंडीगल है दिस इज इन तमिलनाडु, जहां पे फैक्ट्री बनाने की बात करी गई थी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। Which of the following were reasons of failure of revolt of 1857? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी या रिवोल्ट हुआ था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था, what were the reasons of its failure? क्या क्या रीजंस थे? The first is the national character was missing. क्या नेशनल कैरेक्टर मिसिंग था? इस वजह से ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट लार्जली रिमेन साइलेंट। क्या ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न पार्ट इसका साइलेंट रहा था? इस वजह से बिग जमींदार साइडेड विद ब्रिटिशर्स। बिग जमींदार ने ब्रिटिशर्स की साइड ली थी। ये तो रीसेंट क्वेश्चन है जो हम अपना रिवीजन राउंड अप कर रहे हैं। तो हमने आई थिंक कल या परसों ही डिस्कस किया था, आपको आना चाहिए। तो नाउ डिस्कस करते हैं। ऑफकोर्स जो फेलियर हुआ था रिवोल्ट का, पहली स्टेटमेंट में देखते हैं, नेशनल कैरेक्टर वॉज मिसिंग। आई ऑलरेडी सेड दिस थिंग लाइक सो मेनी टाइम्स कि जब ब्रिटिशर्स लड़ते थे दे यूज्ड टू फाइट बाय आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद देयर कंट्री। तो ब्रिटिश लोग जो होते थे वो ब्रिटेन के लिए लड़ते थे, लेकिन हमारे लोग अपनी कास्ट के लिए लड़ रहे थे, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे, अपनी किंगडम के लिए लड़ रहे थे। कोई अपने किंग के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी क्वीन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने रिलीजन के लिए लड़ रहा था। सो इंडिया एज ए कॉन्सेप्ट अभी तक निकल के नहीं आया था। देयरफॉर सब लोग लड़ तो रहे थे, लेकिन छोटे छोटे सेक्शंस में लड़ रहे थे और अपनी अपनी चीजों के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने सेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे थे। इंडिया के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। तो यस, नेशनल कैरेक्टर वाज मिसिंग, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर। सेकंड, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट लार्जली रिमेन्ड साइलेंट। तो ये भी डिस्कस करते हैं एक बार। तो यहां पर नॉर्दर्न रीजन में मेरठ, दिल्ली, यहां पे काफी ज्यादा इसका प्रभाव दिखा गया रिवोल्ट ऑफ 1857 का। बट ईस्टर्न
part, southern part, western part, they were largely silent. And historians, they give the reason that because earlier there used to be various rebellions, लाइक वेलू थम्पी का रिबेलियन सदर्न के अंदर हुआ था, मराठास को पहले ही सप्रेस किया जा चुका था वेस्टर्न के अंदर, ईस्टर्न के अंदर भी कोल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, ये सब चीजें हुई थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दीज रीजन्स वर टायर्ड एंड देयरफॉर दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज वहां पे ऑलरेडी काफी डैमेज किया जा चुका था. दीज रिबेलियंस एंड दीज अपराइजिंग्स वर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, देयरफॉर दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था. देन बिग जमींदार साइडेड विद Britishers. This is also correct. Even some of the small zamindars they sided with the sepoys and rebels. But जो big zamindars थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की ही साइड ली. क्यों ली होगी? Because उनको लगा कि जो अभी sepoys या rebels कर रहे हैं इससे अनार्की एस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद जो एस्टेट्स बिग जमींदार के पास अभी है, जो लैंड उनके पास है, वो भी चली जाएगी उनके पास से. तो इसलिए उन्होंने भी अपने बारे में सोचा. देन देयर वर वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी जिन्होंने ब्रिटिशर्स की साइड ली थी, उसके बारे में भी देख लेते हैं. लाइक जमींदार्स ने उनकी साइड ली, इंटेलिजेंसिया ने उनकी साइड ली, सिंधियाज ने, होलकर्स ने, पटियाला रूलर्स ने, सिंध ने, सिख ने, महाराजा कश्मीर, इन सभी लोगों ने ही ब्रिटिश को साइड किया था, मतलब ब्रिटिश की साइड ली थी. यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या एडवांटेजेस थी ब्रिटिशर्स के पास जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ? देखिए, अनदर फैक्टर वाज एनफील्ड राइफल्स, जो कि एक बेटर टेक्नोलॉजी मानी जाती थी कंपेयर टू द राइफल्स विच आर सोल्जर्स है. जो हमारे सोल्जर्स के पास गन्स थी वो इतनी बेटर टेक्नोलॉजी की नहीं थी, उनके पास स्वॉर्ड्स थी, गन्स थी, तो रूडिमेंट्री वेपन्स के साथ लड़ रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस द टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी वॉज देयर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. तो दे यूज टू कम्युनिकेट एट अ वेरी रैपिड रेट, जो कि फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी. हमारे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, बट द ब्रिटिशर्स दे वर यूजिंग द टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर दे वर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन अ रैपिड फैशन. तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी. एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट्स का. डू नॉट मिस दिस क्विक रिकैप. द रीजन, जितनी नंबर ऑफ रिविजन आप ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टिक करेगी और एग्जाम में रिकॉल करना आसान हो जाएगा. ज्यादा मत पढ़िएगा, जितना भी पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िएगा ताकि एग्जाम में उसे रिकॉल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है. देखिए, रिवीजन लेक्चर से पहले भी आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं इन क्वेश्चन की, प्लस 2 बार इस रिवीजन लेक्चर में हो जाएगी, तो 4 टाइम्स. देन वी विल डू इट लेटर ऑन एज वेल. तो एक बार 5-6 बार किसी भी चीज को पढ़ लिया जाएगा तो वो आपके दिमाग से निकलेगी नहीं, और इन एग्जाम अगर कोई भी फैक्ट इसके ऊपर से पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे. तो 2 मिनट की क्विक रिकैप को कभी भी मिस मत करिएगा. और अगर मैं कहूंगा जितना भी आप रिवाइज कर सकें, अगर आप ये देखते हुए नोट्स भी बनाते हैं तो उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा. और अगर नोट्स बना चुके हैं तो ऑफकोर्स आप क्विक रिकैप को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाया तो इसको प्लीज देखिएगा. तो यहाँ पे देखते हैं इस विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने मिसल के बारे में बात करी थी. जो 6 थे उनके पास 12 कॉन्फेडरेसीज थी, आलूवालिया, बंगी, हमने ये सब पढ़े थे. देन हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सभी आउटसाइडर्स को एनिमी नहीं देखा जाता था. कुछ ऐसे लोग थे ग्वालास जुलास जिनको एग्जाम्प्ट किया गया था. और यहाँ पे ये भी देखा था कि जो जमींदार थे और जो अंग्रेज थे उनकी पॉलिसीज की वजह से ट्राइबल्स लोगों ने रिवोल्ट किया था. ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को देखा था, उसमें पैसे उसमें 3 करोड़ रुपए किसको दिए गए थे? 3 करोड़ रुपए टीपू ने दिए थे. जो कंपनी थी उसको मराठास को तुंगभद्रा के आसपास का रीजन दिया था और निजाम को भी कृष्णा पेन्नार का रीजन दिया था. देन हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल के बारे में. कौन आया था पहले? मुर्शीद कुली खान आए थे. उनके टाइम पे बंगाल जो था अपनी हाइट्स पे पहुंचा था. उनके बेटे शुजाउद्दीन आए और फिर सरफराज खान आए, जिन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, और सरफराज खान को हटा के अलीवर्दी खान, जो कि एक दूसरे एबल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, मुगल से बंगाल को फ्री कराया. देन हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले माधवराव आए थे, फिर नारायण राव आए. नारायण राव को उनके अंकल ने मार दिया और उनके बेटे को यहाँ पे पेशवा बनाने के लिए 12 भाई, जो 12 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने काफी एफर्ट्स किए. देन हमने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की बात करी थी जो लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे, ताकि इंडियन सोल्जर्स दे कुड गो आउटसाइड एंड सर्व आउटसाइड कंट्रीज. तो डिफरेंट कंट्रीज में, बर्मा में जाके, नेपाल में जाके वो सर्व कर सके. नाउ फिर हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को डिस्कस किया था, जो कि क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में एक ट्रीटी हुई थी. इसमें अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए गए थे एंड द किंग हियर सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा रीजन. इसके बाद द एस्टेट वाज गिवन टू बलवंत सिंह हु वाज अ जमींदार ऑफ बनारस. इसके बाद हमने किसको डिस्कस किया था? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड तो हुआ था अंग्रेजों के लिए, लेकिन सोल्ट के ऊपर नहीं. सोल्ट के ऊपर 2% ड्यूटी फिर भी दी जाती थी. एंड देन इसके अंदर नजीमुद्दौला, जो कि माइनर सन था मीर जाफर का, वो आया था रूल करने के लिए, बट द एक्चुअल कमांड वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स थ्रू द नायब सूबेदार. Then we discussed about Hyder Ali's strategy, what he did. He maintained, or he rather formulated a cavalry, a swift cavalry to counter Marathas' efforts. उसने वेस्टर्न आर्म्स को भी एक्वायर किया, किसके लिए? निजाम के लिए. And then finally established a factory at Dindigul, तमिलनाडु.
देन फेलियर्स के हुए हमारे 1857 के रिवोल्ट के काफी सारे रीजंस थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, जो गन्स और आर्टिलरीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिग जमींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स की साइड थे, ईस्टर्न सदर्न वेस्टर्न पोर्शन जो थे वो काफी साइलेंट थे, एंड द मेजर रीजन वाज नेशनल कैरेक्टर वाज मिसिंग। सो दीज वर द पार्टीज जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। सो दिस वाज अ क्विक रीकैप। अभी रिजल्ट देखते हैं। सो अगर 8 to 10 MCQs करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। यही कोशिश करिएगा फॉल करने की। 6 to 7 अगेन इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। प्रीलिम्स हो जाना चाहिए अगर यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। 4 to 5 MCQs आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफी अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए। लेस देन 4 बिलीव में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करिए, देन कम टू द बेसिक बुक लाइक स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके। नाउ यू कैन सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लस यूजिंग माई कोड PL लाइव कोड। यहाँ पे मेरे 2 कोर्सेज आने वाले, द मॉक टेस्ट सीरीज कोर्स प्रीलिम 2020 एंड क्रैश कोर्स ऑन एथिक्स, जो कि हम प्लस कोर्स के ऊपर इंटरेक्ट करते हुए लाइव देख सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन अदर एजुकेटर्स टू, जो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और वेरियस अदर जो सिविल सर्विसेज के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। देन देयर आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू, लाइक मिस्टर नाल पटेल इज देयर, मिस्टर रोमन सैनी, मिस्टर प्रतीक नायक एंड मेनी मोर। इनके भी कोर्सेज आप एंजॉय कर सकते हैं। देन अनअकैडमी प्लस के लिए आपको करना क्या है, देयर आर वेरियस पैकेजेस, इसमें से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यूजिंग दिस कोड PL लाइव यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना है, देन द कॉस्ट इज 40,000, एंड इफ यू यूज द PL लाइव कोड, आफ्टर दैट द कॉस्ट विल कम डाउन टू 36,000. सो अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, देन सिलेक्ट वन ऑफ द पैकेजेस हियर and you can use the PL live code and finally make the payment. Here is a telegram channel of Unacademy as well, जो आप इस लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर there will be a link in the description as well, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर Unacademy Studio Rise लिखिएगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. You'll be getting all the updates from all the Unacademy Studio Rise educators on this particular channel. Thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. You can join the Unacademy channel here, and you can certainly use the PL icon so that we could do that mock test series together. Thanks for watching. Goodbye.